हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। वेल आपका स्वागत है फ्रेशर्स बैच में। आज मैं साहिल सर आपकी लूँगा बॉटनी की फर्स्ट क्लास लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो फ्रंट पेज पे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज एंड समरी जो एनसीईआरटी के लास्ट में दी जाती है, उसको भी हम आज कवर करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसके अंदर दिया गया है कि लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी वंडरफुल। जैसे जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं हम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में मिलते हैं, ऑर्डिनरी हैबिटाट में मिलते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, या फिर फ्रेश वाटर लेक। इन सभी के अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। मतलब एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, एडवर्स कंडीशन वी कैन स्टिल फाइंड द लाइफ। बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ गलोपिंग हॉर्स, या फिर माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर, अटैकिंग शार्क्स, हमें वंडर में डाल देती हैं। मतलब हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, लाइफ कैसे आई इनके अंदर। तो हमें यहाँ पे लाइन दी हुई है एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम देखते हैं जो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन, between member of population and between community होती है पॉपुलेशन का ग्रुप। मतलब इसका मेंबर देखा तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे मार धाड़ हो या फिर कॉरपोरेशन हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, कॉरपोरेशन मतलब साथ मिलकर काम करना। इवन अगर हम देखें तो हमारे खुद के बॉडी के अंदर जो मोलिकुलर ट्रैफिक है, वो भी एक तरह की मोलिक्यूल्स की पॉपुलेशन ही है। वो भी एक साथ काम करती है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, जो एक लाइफ को जन्म देती है। ट्रैफिक इनसाइड अवर बॉडी। इसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइफ के बारे में। व्हाट इज़ लाइफ, आखिर है क्या। इस चैप्टर में मेनली हमें बताया गया है जैसे पूरे बायोलॉजी के बेसिक के बारे में, ताकि हम आगे बायोलॉजी पढ़ें तो हमें इवन उसके स्टैंडर्ड्स, उसके नोमेनक्लेचर, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर सब के बारे में पता हो, ताकि हम उसे बायोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसमें एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन है, फ़िलोसफिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि पर्पस क्या है लाइफ का, वो पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन हम फिलोसफर तो है नहीं, मैं तो साइंस पढ़नी है। तो यहाँ पे एज ए बायोलॉजिस्ट हमें क्या जानना है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर ऐसा क्या है जो उसे नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाता है। व्हाट ए लिविंग बीइंग हैज़,
ये इसने क्वेश्चन पूछा है पूरी बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सॉरी। जो हम सेल होता है ना, वही होता है जो लिविंग के अंदर होता है, बेसिक यूनिट, जो डिफाइनिंग फीचर भी है, हम आगे पढ़ेंगे। डिलीटेड पार्ट है लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। जो तो लिविंग बीइंग के पास सेल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने सीधा आगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट दिया हुआ है। सेल हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी अराउंड अस। हमें एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पेट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, इंसेक्ट, या फिर कोई दूसरे एनिमल्स या प्लांट। मतलब हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे भी विच वी कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई। सी विद नेक्ड आई, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, like bacteria, fungi, etc. तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म तक हैं जो हम खुले आंसू देख तक नहीं सकते। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, मान लीजिए एक छोटा एरिया है, इसके अंदर हमें स्पीशीज मिली 10, और हम थोड़ा एरिया बढ़ाते हैं, इसके अंदर हो सकता है हमें स्पीशीज मिले 50, जो कि 5 टाइम्स स्पीशीज़ इंक्रीज़ होगी जैसे कि एरिया बढ़ाने से। जैसे हम आगे पढ़ते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, वो 12th क्लास का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक जगह हम देखते हैं तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन दिखती है, दूसरी जगह पे देखते हैं तो एरिया बढ़ाते ही पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। वैरायटी भी अलग अलग देखने को मिलती है। मतलब एनसीईआरटी ने लिखा है the range and variety of organism that you see would increase if you increase the area of organism that you would see would increase as we increases the area। आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी की जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीशीज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, animal or organisms that you can see represent a species। मतलब हम अपने चारों डिफरेंट काइंड के प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जो भी देखते हैं वो एक टाइप से अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देखते हैं डॉग्स को, कैट्स को, या ह्यूमंस को, इन तीनों की स्पीशीज डिफरेंट होती है। तो हम जब चारों देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की स्पीशीज दी जाती हैं। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब अभी तक जितनी जानी हुई और डिस्क्राइब की गई स्पीशीज़ है उसकी रेंज दी हुई है, एस्टिमेशन दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड
and known species are between 1.7 to 1.8 मिलियन। इसके अराउंड ही इतनी स्पीशीज़ अभी तक प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक और टर्म दी हुई है नीचे एनसीईआरटी के थोड़ी सी आगे, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी हुई, जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर मतलब कितने नंबर में है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी दिखाता है, किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। जैसे एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक कैट पॉपुलेशन है, एक डॉग पॉपुलेशन है, तो ये अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है जो बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। हाँ, तो एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए हमने एक एरिया एक्सप्लोर किया, इस एरिया एक्सप्लोर किया, इसके अंदर हमें मिली 10 स्पीशीज़। अब हम चले गए किसी दूसरे एरिया में, एरिया 2, एरिया 1, यहाँ पे हमें एक्सप्लोर की 20 स्पीशीज़। अब हम इसी एरिया पर वापस आए, रिटर्न, तो बताइए हमें सेम स्पीशीज़ मिलेगी या डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेगी? इसमें सीधी स्पीशीज़ तो सेम मिलेगी, लेकिन ऑर्गेनिज्म नए नए आइडेंटिफाई होते रहेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड इन दैट रीजन। इफ वी एक्सप्लोर न्यू or even old area, the new organisms are continuously new organisms are continuously being identified। मीन्स मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, अब वापस से यहाँ आएंगे, तो तब तक इन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिए होंगे रिप्रोडक्शन से, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किसी भी मेथड से। एज स्टेटेड अर्लियर, हाँ, जैसे कि मैं बताया गया कि यहाँ पे मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होते हैं। हम अपने एरिया में जैसे डॉग्स, कैट, इनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो हमें अगर जैसे हम घर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक होम है, होम, इसके अंदर एक बच्चा है, इसका नाम है राजू। ये एक पूरा गांव है, ये है विलेज। तो इसको, इसके घर के अंदर राजू बोलते हैं। एक बाहर है चाय वाला, ये इसको रवि बोलता है। यहाँ है इसका दोस्त पंकज, ये इसको अलग अलग नामों से बुलाता। जैसे कि इसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसे कुत्ता बोलता है, कुत्ता बोलता है, जचता भी है वैसे, चलो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए मैं आया इस गांव में, मान लीजिए आपका गांव है या आपका शहर है, मैं आया, स्वीट सा सर, साहिल सर, मुझे पता चला कि एक राजू नाम का बंदा है जो ड्रग्स सप्लाई करता है, तो मुझे उसे पकड़ना है। मैं पंकज के पास गया कि आप राजू नाम के बच्चे को जानते हो? तो बोला वो तो मैं तो कुत्ते को जानता हूँ, नहीं जानता उसे। मैं चाय वाले के पास गया, कोई राजू नाम का बंदा है आपके जान में? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं इसके घर गया, जब मैं इसके घर पहुँचा तब मुझे राजू नाम का एक बंदा जाके मिला। मतलब मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था मैं यहीं से वापस मुड़ जाता। मतलब
एक टाइप से एक ही पर्सन के अलग अलग जब नाम हो जाते हैं तो यहाँ पर हो जाती है इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम इसका एक ही नाम रखते, जैसे अगर इसका नाम राजू ही रहता तो इसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, नो प्रॉब्लम देन एट ऑल। ये सीधा इसे बताता कि राजू कहाँ है, ये सीधा इसे घर पे छोड़ देता। अब इसे पहले इसके पास जाना पड़ा, फिर इसे इसके पास जाना पड़ा, फिर इसे तब जाके इसे इसका घर मिला। इसी प्रकार से अगर हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं किसी भी स्पीशीज़ के नाम का, तो हमें आसानी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करने में। जैसे मान लीजिए जो भी लोकल नेम है वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, या एनसीईआरटी की लाइन है इवन विद इन ए कंट्री। तो अब हमें कॉन्फ्लिक्ट या फिर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि एक पर्सन का एक नाम हो। इसी तरीके से अगर एक स्पीशीज़ का एक ही नाम हो तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन ही दी हुई है, इसमें अलग अलग जगह पे दी हुई है, लेकिन हम इसे फॉलो करते हैं। नोमेनक्लेचर let us say to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by same name all over the world is called nomenclature। मतलब एक स्टैंडर्डाइज मीन या फिर स्टैंडर्ड, जैसे हम ऐसा यूज़ करते हैं ना फिजिक्स में, इसी तरह यहाँ पे नोमेनक्लेचर यूज़ किया जाता है कि एक स्पीशीज़ का सिर्फ एक नाम हो, इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, नोमेनक्लेचर। लेकिन नोमेनक्लेचर तो केवल तभी पॉसिबल होगा जब उसका आइडेंटिफिकेशन ढंग से होगा। हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें एक टाइप से किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है ना, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसका नेम हमें क्या रखना है, व्हाट शुड बी द नेम। इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसके कैरेक्टर कौन सी स्पीसीज से मिलते हैं, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, इसकी कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, किस हैबिटेट में पाया जाता है। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो हम इसका किस स्पीशीज से बिलोंग करता है या फिर किसके जैसे रिसेंबल होता है, रिसेंबलेंस। तो अगर हमें ये सब पता होगा तो हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नाम लिया, मान लीजिए होमो सेपियंस, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें नाम पढ़ते ही समझ में आता है कि हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई और एग्जांपल नहीं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आगे एग्जांपल लिया हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। मैं भी नोमेनक्लेचर यूज़ नहीं कर रहा, इनको थोड़ा इटैलिक लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो हमें पता है कि हम मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब नाम से सीधा पता लग रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आम की बहुत सारी वैरायटी होती है, वो हमें नहीं जाननी। तो हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, किससे रिसेंबल करता है, उसके कैरेक्टर किससे मिलते हैं। तो हम एक टाइप से उसको टैग कर देते हैं, टैग लाइन बना देते हैं उसकी। तो आइडेंटिफिकेशन के आगे डेफिनेशन टाइप ही लिखी हुई है कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टिवली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। मतलब
कोई भी कुछ बोले, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बोले तो हमें कम से कम पता हो कि ये किससे रिलेटेड है, इसका नाम किससे अटैच है। तो हम उसकी डेफिनेशन यहीं पे लिखते हैं। नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल, नोमेनक्लेचर इज ओनली possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. Know to what organism the name is अटैच तो, यानी इसका नाम किस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। तो आइडेंटिफिकेशन देख लिया हमने, किस ऑर्गेनिज्म उसका नाम अटैच है। आगे एनसीईआरटी में दिए हुए 2 टर्म ICBN, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नेशनल कोड फॉर botanical nomenclature and international code for zoological nomenclature. ये एक टाइप से संस्थाएं हैं, मतलब 2 संस्थाएं बना दी साइंटिस्ट ने कि ये तो करेगी प्लांट्स का नामकरण और ये करेगी एनिमल्स का नामकरण। तो अब जो भी हम नाम देखते हैं वो इन्हीं के रचाए हुए हैं। जो भी अजीब से नाम हम देखते हैं लैटिन भाषा में होते हैं ना, वो डेड लैंग्वेज बोलते हैं उसे, क्योंकि इसमें संशोधन चेंजेस नहीं होते, तो इस वजह से बेनिफिशियल रहता है। तो हम इनके थ्रू जो भी हम नाम पढ़ते हैं इन्हीं के थ्रू पढ़ते हैं, इन्होंने जो बनाए हैं। तो आगे दिया हुआ है कि नोमेनक्लेचर ही देख लेते हैं, 3rd पार्ट है जो इसका। अगली स्लाइड से शुरू करते हैं। 3rd पार्ट आ गया नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं। नोमेनक्लेचर यहाँ पे देखो, किसी भी नाम में 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। नेम 2 कंपोनेंट कौन से? जेनरिक नेम एंड स्पीशीज एपिथेट। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम मतलब जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। तो मेनली हम जब भी बात करते हैं तो इन 2 के टर्म्स में ही करते हैं, इन दोनों के टर्म्स में। पहले जीनस लिखा जाता है, फर्स्ट वी राइट जीनस, देन वी राइट स्पीशीज। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट कॉल्ड बाइनोमियल क्लेचर। इसको बाइनोमियल क्लेचर कहा जाता है। नोमेनक्लेचर है ना, तो इसे बाइनोमियल मतलब 2 नाम, पहले जीनस फिर स्पीशीज। तो इनके इस मेथड को बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो हमें दिया था कार्लस लिनियस ने। एक सेकेंड, कैरोलस लिनियस। इन्हीं के बताए हुए जो सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो हम फॉलो करते हैं अभी तक। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंगो का हम पहले भी बताया वो मैंजीफेरा इंडिका। तो हम लिखते हैं जैसे मैंजीफेरा इंडिका। तो इसके कुछ रूल है मैंजीफेरा इंडिका के लिखने के, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो हमने भी पढ़ा है। जैसे मैंजीफेरा दिखाता है जीनस कौन सा है, ये दिखाता है स्पीशीज कौन सी, ये दिखाता है अपना जीनस। दिस विल इंडिकेट स्पीशीज कौन सी है। जीनस के अंडर बहुत सारी स्पीशीज आती है, इसलिए हमें दिखानी पड़ती है कि स्पीशीज कौन सी है। इनको लिखने के भी कुछ रूल है, मतलब हम ऐसे ही फ्री हैंड से नहीं लिख सकते किसी द मैंजीफेरा इंडिका। इनके अंदर कुछ रूल है। जैसे ये जो भी नाम है लेटिन में लिखे जाते हैं। लेटिन को डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज में वो चेंजेस नहीं होते, इस वजह से ये सेम बनी रहती है। तो इसलिए आसानी होती है कि भाई आज से
500 साल बाद भी सेम ही नाम रहेंगे इनके, कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे इंग्लिश में अब देखते हैं, पहले कलर की स्पेलिंग ये होती थी, अब कंप्यूटर वगैरह में हम ये यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में भी चेंजेस होते हैं, इसलिए हम इंग्लिश वगैरह को नहीं यूज़ करते। अब जैसे 500 साल बाद भी देखेंगे तो सेम रहेगा, सेम नेम, इसलिए लैटिन को हम यूज़ करते हैं। तो पहला यही है कि लैटिन में यूज़ करते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, इटैलिक्स मतलब तिरछे, जैसे ऐसे मैंजीफेरा इंडिका, मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। एक और लाइन लिखी गई है, इनको लिखने के लिए हमें इनके ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, ये दे आर लैटिनाइज्ड, मतलब लैटिन में लिखे जाते हैं, इररिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। मीन्स मान लीजिए आज इंग्लैंड में कोई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई, कल इंडिया में, परसों बांग्लादेश में, तो तीनों को एक ही लैंग्वेज से नोमिनेट किया जाएगा, उनका नोमेनक्लेचर सिर्फ एक लैंग्वेज से किया जाएगा। मतलब अगर ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करते तो ये इंग्लिश यूज़ करते, ये अपने हिंदी यूज़ करते, ये पता नहीं आतंकवादी वाली भाषा यूज़ करते। चलिए, तो अलग ही बात है। हाँ, तो हम बोल रहे थे इनका ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी हो, हमें तो लैटिन में लिखना है बस। ये तो हमने बता ही दिया। ये दूसरी बात है कि पहला वर्ड जीनस होता है, अगला वर्ड स्पीशीज़ होता है। हाँ, जैसे हम अब हैंड रिटन लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये मेन बात है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं करना। जैसे मैंजीफेरा, ये सेकंड वर्ड छोटा लिखना है, सॉरी, इंडिका, ये ऐसे नहीं करना, मैंजीफेरा इंडिका, ये ऐसे होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। हाँ, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं ये ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम प्रिंट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, मेरी राइटिंग है तो अच्छी, मैंजीफेरा इंडी एक सेकेंड इंडिका, ये गलत है, इटैलिक्स में लिखना है, थोड़ा तिरछा, वो कंट्रोल आई करते हैं ना हम, जैसे इसके अंदर एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंने कंप्यूटर में लिखने की कोशिश की थी लेकिन लिखा नहीं गया, ये हम हैंड रिटन लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सेपरेटली अंडरलाइन, ये क्या है, हैंड रिटन, एक सेकेंड, हैंड रिटन, ये अपना कंप्यूटर भाई साहब, कंप्यूटर प्रिंटेड, इटैलिक्स में, इटैलिक्स। अब नो नीड ऑफ अंडरलाइन, अब अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ अंडरलाइन, ऑलराइट। तो एक फोर्थ पॉइंट और दिया हुआ है कि जो जीनस है वो बड़े लेटर में लिखना है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर में शुरू करना है, सॉरी लिखना नहीं है, शुरू करना है। मैंजीफेरा इंडिका जैसे ये हमने बड़े लेटर से शुरू किया है, सेकंड जो स्पीशीज़ है वो छोटे लेटर से शुरू करना है। दूसरा एग्जांपल चलिए यही लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका ये रॉन्ग है, हमें ये बड़ा लिखना है, मैंजीफेरा, आई छोटा लिखना है, इंडिका, ये ठीक है। वैसे ही नॉर्मल इंग्लिश वाली लैंग्वेज के भी ये रूल होते हैं ना, ठीक है वैसे ही। अब एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, classification is a process by anything is grouped into convenient category based on some easily observable character. Anything grouped into
कन्वीनियंट कैटेगरी, ये मेन है। बेस्ड ऑन सम easily observable कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर सिर्फ आँखों से ऑब्जर्वेबल हैं उनको सिर्फ एक कैटेगरी में रखती है। जैसे प्लांट, जो कि जैसे कैक्टस है, कांटे वाले प्लांट को कैक्टस के अंदर रख दिया। जैसे एनिमल्स एक्सटर्नल ईयर और जिसके बॉडी हेयर थे वो मैमल्स के अंदर, एक सेकेंड, मैमल्स के अंदर आ गए। जैसे एनिमल्स विद बॉडी हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर, इनको ये जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे बने उनको एक ही में उठा के डाल दिया, उसका नाम, कैटेगरी का नाम दे दिया मैमल्स। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं, मतलब ग्रुप कर देना कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम किसी भी बिल्ली या फिर कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो हमें उन्हीं की इमेज दिमाग में आती है ना, क्योंकि वो कैटेगराइज किए गए हुए हैं, इसी वजह से आसान हो जाता है उनको एज्यूम करना, उनको समझना। अब यहाँ पे कुछ एक और डेफिनेशन दी गई है टैक्सोनॉमी की। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो बेसिक टर्म है इसके अंदर कंफ्यूजिंग सी, जैसे टैक्सा एंड टैक्सोन है। पहले तो ये सिंगुलर है, सॉरी ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर। हमारे यहाँ पे कैटेगरी है, एक सेकेंड, कैटेगरी है, रैंक है। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ हुई हैं। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे तो सिलेबस में भी नहीं और हमें कुछ खास समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम लेवल्स भी यूज़ करते हैं, तो हमारे लेवल पे ये सब लगभग एक हैं, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे जो टैक्सा होता है ना, उसे मेनली बोलते हैं रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अलर्ट होके। एंड जो कैटेगरी होती है, एक सेकेंड, कौन सा कलर, हाँ सॉरी, जो कैटेगरी है ये तो सेम ही है, आपको पता है, क्योंकि एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो ये तो सेम ही है। हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी रैंक या लेवल होती है, मतलब एक टाइप से नॉन लिविंग है। मतलब जैसे हम क्लास में होते हैं ना, मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास 11th मान लीजिए, ये है कैटेगरी, इसके अंदर है बच्चे, ये है टैक्सा, बच्चे, ये है हमारे टैक्सा, यानी रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अगर इसके अंदर भी लें तो मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ किसकी, मान लीजिए डॉग की, कैट की, वुल्फ की, स्पाइडर की, मैंगो की, या फिर किसी की भी कोई स्पीशीज़ है। अब ये जो स्पीशीज़ है ना, ये तो है अपनी कैटेगरी, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं अपने टैक्सा या फिर टैक्सोन। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये सारे के सारे टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ बार बार किए गए हैं। हम जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है थोड़ा बेसिक जानने के बाद आगे बढ़े। तो अब हम आगे देखते हैं, टैक्सोनॉमी हो गई। तो आगे हमें डेफिनेशन दी हुई है टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी।
एक टाइप से साइंस की ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टैक्सा में डालती है। इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, मतलब बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग organism all living organism can be classified into different taxa या कैटेगरी या रैंक या लेवल या फिर ग्रुप। एक टाइप से इंटरचेंजेबली मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी इनको इग्नोर करती है, तो हमें भी इतना कुछ ध्यान नहीं देना। एनसीईआरटी की लाइन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनोमिक स्टडी। मतलब सिंपल सी बात है, पहले जो टैक्सोनोमी होती थी वो सिर्फ यूज़ पे बेस्ड होती थी कि भाई कोई दूध देता है तो उसे अलग कैटेगरी में डाल दो, जैसे भैंस गायें ये सब दूध देती हैं, इसे अलग कैटेगरी में डाल दिया, या फिर जिससे हमें फूड मिलता है उन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया, जहाँ पे हमें क्लोथ जिनसे हमें क्लोथ मिलते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया। मतलब इतना क्या बोले, बासी सी वो थी टैक्सोनॉमी। लेकिन जब सिर्फ यूज़ पे ही बेस्ड थी, मेनली यूज़ पे बोले तो शेल्टर, फूड, क्लोथिंग। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो एक टाइप से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताती है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टमैटिक्स, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सिस्टमैटिक्स को यूज़ किया जाता है। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये एक टाइप से एक ब्रांच ही मान लीजिए, थोड़ी बड़ी ब्रांच है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताती है ऑर्गेनिज्म के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार उसे देख लेते हैं लाइन वाइज। पहला था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है अपना क्लासिफिकेशन, चौथा है नोमेनक्लेचर। यही है बस जो चार के चार बेसिस टैक्सोनॉमी के। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को देखना कि भाई क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी स्पीशीज या जीनस से बिलोंग करता है, फिर इसे क्लासिफाई करना, फिर उसका नाम टैग देना, बस। यानी कैरेक्टर के बेसिस पे ही आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इन दोनों को मिला के हम क्लासिफाई करते हैं उसे किसी ग्रुप में या फिर किसी जीनस में या फिर किसी टैक्सा में। मतलब एक ही बात है, अलग अलग वर्ड है सेम उसके मतलब के। आगे इसमें दे रखा है सिस्टेमा नेटूरे, जो कार्लस लिनियस की बुक थी। ज़्यादा एक लाइन है बस, और कुछ नहीं। Linnaeus used Systema Naturae as title of his publication. Scope of Systema was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो जो Linnaeus की बुक थी उसका जो टाइटल था पब्लिकेशन का वो अपनी थी, एक सेकेंड, सिस्टेमा नेटूरे। बाद में इसे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया।
अब हम शुरू करते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, पर ये मेन पार्ट भी है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्जांपल ज़्यादा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम यहाँ पे 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ते हैं, या फिर 7 लेवल हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं। सबसे छोटी है स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, फिर अपना आता है किंगडम। ये एक फ्लो चार्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटी कम होती जाती है। एज वी मूव अप सिमिलैरिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे फाइलम और डिवीज़न के अंदर तो हल्का सा डिफरेंस होता है। डिवीज़न जो है वो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए। फाइलम हम एनिमल्स के यूज़ करते हैं। तो आप ये याद रखना। तो अब हम एक एक करके इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने जीनस और स्पीशीज़ के बारे में हल्का सा पढ़ लिया था, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के एग्जांपल से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ढंग से समझा सकूँ, इसलिए मैं पहले जीनस से शुरू करता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पीशीज़ वाले पार्ट में ही थोड़ा जीनस दिया हुआ, थोड़ा मिक्सअप हो गया है। तो पहले मैं जीनस बता देता हूँ, उसके बाद हम स्पीशीज़ कर लेंगे। जैसे जीनस है, बाकी हम वैसे सीक्वेंस में चलेंगे। जीनस, इसकी डेफिनेशन दी है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ which has more character in common in comparison to species of other genera. Species which has more characters in common in comparison to species of different genre। इस लाइन पे मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, अभी के लिए हम इसके एग्जांपल्स मेनली समझ लेते हैं। मैं वही 2 मिनट बाद इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ, जैसे अपने पास है पैंथेरा जीनस, जो पहले लिखा जाता है, जैसे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर 3 स्पीशीज दी गई हैं, लियो, टिग्रिस, पार्डस। जैसे अगर हम इसे सीधा लिखेंगे तो हमें हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो पैंथेरा, और ये छोटा लियो, लियो, ऐसे ऐसे इसे ऐसे, पैंथेरा, टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये अपना लायन है, ये अपना टाइगर है, ये अपना लेपर्ड है। आगे हम देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्पीशीज़ के बारे में। ये हमने मेनली वैसे पढ़ लिया है, बस ओवरव्यू है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो हम देख लेते हैं। जैसे स्पीशीज़ क्या होती है, वही जो बाद में लिखी जाती है, सेकंड नंबर पे लिखी जाती है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो वो हम देख लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organisms with fundamental similarities। यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, बाकी हम लिख सकते हैं विच कैन इंटरब्रीड। ये एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन मेन है विच कैन इंटरब्रीड। इस स्पीशीज़ की डेफिनेशन है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती है वो लगभग एक जैसी दिखती है। स्पीशीज़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जीनस। जो भी अभी हमने पढ़ा है, इनके अंदर ये स्पीशीज़ आती है ना, लियो, टिग्रिस,
पार्डस, ये अपना जीनस हो गया जैसे पैंथेरा। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में स्पीशीज़ दे रखी है, इंडिका, लियो एंड ट्यूबरोसम। एक सेकेंड, ट्यूबरोसम। जैसे इसके आगे हम लिखते हैं पैंथेरा, मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो वो जीनस है। जैसे सोलेनम इसके अंदर जीनस हो गया, पैंथेरा इसके अंदर जीनस हो गया, मैंजीफेरा इसके अंदर जीनस हो गया। ये अपने स्पीशीज़ आ गए। आगे हम चलते हैं। हमने अभी पहले मैंने ये पढ़ा है, फिर ये पढ़ा है। स्पीशीज़ को मिलाते जाएंगे तो हमारे पास जीनस बन जाता है, यानी लियो, टिग्रिस और पैरडस को मिलाया, ये सारी की सारी स्पीशीज़ आती है अपनी पैंथेरा के अंडर। ऑलराइट, आगे हम पढ़ते हैं इसी सीक्वेंस के बाद। स्पीशीज़ पढ़ लिया, जीनस, फिर आगे अपनी फैमिली। तो हम शुरू करते हैं थर्ड, फैमिली। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब अगर नॉर्मल देखें तो जो भी एक जैसे जेनरा हमें मिले या फिर एक जैसे जीनस मिले, लगभग सिमिलैरिटी थी, उनको उठा के एक फैमिली में पटक दिया। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है फैलिडी के। फैलिडी ये अपनी अपनी फैमिली है। इसके अंदर कुछ जीनस आते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे पैंथेरा, अभी हमने पढ़ा ना जीनस पैंथेरा, फैलिस। जैसे फैलिस कैट की फैमिली को भी कहते हैं। अगर ये दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं अभी तक यहाँ पे। एक सेकेंड, फैलिडे हो गया। दूसरी हमारे पास दी हुई है सोलेनेसी। एक सेकेंड, सोलेनेसी फैमिली। इसके अंदर हमें एक सेकेंड 3 जीनस दिए हुए हैं, जैसे कि धतूरा, सोलेनम, पेटूनिया। धतूरा, सोलेनम एंड पेटूनिया। तो एक हमारे पास एक और दी गई है, कैनिडी, जैसे डॉग फैमिली बोलते हैं इसे। इसके अंदर जो हमारे पास जीनस है कैनिस, इसे है जीनस, इसे हम डॉग फैमिली बोलते हैं। अगला टैक्सोनॉमिक ग्रुप अपना ऑर्डर। इसे क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे थोड़ी सिमिलैरिटी कम होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े मानते हैं कि इनके ग्रुप को मिला के हम ऑर्डर बना लेते हैं, फैमिली के ग्रुप को मिला के हम ऑर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे एक सेकेंड, पोलिमोनियल्स, कार्निवोरा यानी कार्निवोर, पोलिमोनियल्स ऑर्डर हैं। इसके अंदर आते हैं अपने 2 फैमिली, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली है ना, 2 फैमिली है अपनी कॉन्वोल्वुलेसी। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इन फैमिली के बारे में, या फिर मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे मेनली। सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली पोलिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आती है, यानी पोलिमोनियल्स एक ग्रुप है, उसके अंदर 2 कैटेगरीज ही आ गई मेनली, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी। कार्निवोरा अपना ऑर्डर है, इसके अंदर फैलिडी एंड कैनिडी फैमिली आ गई। फैलिडी एंड कैनिडी फैमिली कम अंडर कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर। पोलिमोनियल्स क्या है? ऑर्डर। तो अभी हमने स्पीशीज़ पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, फैमिली, स्पीशीज़ पढ़ लिया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑलराइट, 5th वन इज़ क्लास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। अब हम इतनी रिलेशन नहीं देखते इनका, अब हम इन डिफरेंसेस के बेसिस पे भी क्लासीफाई करने लग जाते हैं आगे। यहाँ पे हम थोड़ा रिलेशन कम पढ़ते हैं, मतलब रिलेशन पढ़ते हैं तो, लेकिन थोड़ी डिफरेंसेस ज़्यादा आने लग जाते हैं। मैंने बताया था ना, स्पीशीज़ से लेके एक सेकंड, जैसे स्पीशीज़ से
किंगडम जैसे हम जाते हैं तो जो सिमिलैरिटी है वो कम होती जाती है, तो यहाँ पे आते आते बहुत कम सिमिलैरिटी रह जाती है। तो बस ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास बोल देते हैं। अब जैसे हम इसके अंदर एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे मैमल्स के अंडर आते हैं अपने, एक सेकेंड, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। तो कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, कहाँ था, एक सेकेंड, आपको दिखा देता हूँ ना। हाँ हाँ सॉरी, यहीं पे पढ़ा है। जैसे कार्निवोरा हमने अभी भी पढ़ा है कि ये ऑर्डर है, तो ये क्या है, ऑर्डर। प्राइमेटा भी ऐसे ही ऑर्डर है। हमने क्या बोला, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं, क्लास। तो मैमेलिया क्या है अपनी, क्लास। मैमेलिया क्या होगी, क्लास। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो आपको लर्न करने हैं। प्राइमेटा के अंदर थोड़ी बहुत और चीज़ें दी गई हैं, जैसे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं बस, जैसे मंकी हो गया अपना, गोरिल्ला हो गया एंड जिबन हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, गिब्बन बोलते हैं शायद इसे। अब आ गया अपना और हायर क्लास। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मेरी थोड़ी वीक है। फाइलम, या अपनी डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। अब वही है, ग्रुप ऑफ क्लासेस। अगेन यहाँ पे सिमिलैरिटी रह नहीं जाती, मतलब बहुत कम सिमिलैरिटी रह जाती है, लास्ट में जाते जाते डिफरेंसेस ही बच जाते हैं, आगे ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं डिफरेंसेस बढ़ते हैं ना, सिमिलैरिटी कम होती है। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, जैसे अपना है कोर डेटा, फाइलम है क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। इसके अंदर अपनी 3 क्लास दी हुई है, मैमल्स, जस्ट वी रीड, यहाँ पे हमने पढ़ी है मैमल्स। आगे अपनी है एम्फीबियन, आगे है फिश। इन तीनों को, ये तीनों क्या है, क्लास। ग्रुप ऑफ क्लास को क्या बोलते हैं, कोरडेटा। कोरडेटा क्या है, फाइलम। कोरडेटा फाइलम के अंडर आती है 3 क्लास, मैमेलिया, एम्फीबियन, फिशेस। हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, क्लासेस तो बहुत सारी आती हैं इनके अंदर। लास्ट अपना आ गया किंगडम, सबसे आसान, सबसे इजी, किंगडम। ये बस 2 ही हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। हाँ यहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल है, लेकिन इनके अंदर भी प्लांट एंड एनिमेलिया लिखा हुआ है, एक ही बात, एनिमेलिया, एक सेंट स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है। ये एक ही बात है, सेम ही होते हैं, बस वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में दिखाने के लिए लिख रखा है। तो यहाँ पे एक टेबल है लास्ट में, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, ये आपको ढंग से लर्न करनी है। जैसे हम देखते हैं अपने मैन को, इसका बायोलॉजिकल नेम जैसे हमने बताया, बायनोमियल क्लेचर, कार्लस लिनियस ने दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 यूज़ करते हैं। मतलब है तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, हम सब यूज़ नहीं कर सकते ना। अगर पूरा नाम यूज़ करेंगे तो वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नहीं आएगा। 2 बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आसान भी हो और थोड़ा यूनिक भी हो। जैसे होमो सेपियंस, हम मेनली इसी को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल नेम। इसका जो जीनस है वो अपना होमो है, मैंने बताया था, पहला अक्षर जीनस, सेकंड स्पीशीज़, पहला जीनस, सेकंड स्पीशीज़, जीनस स्पीशीज़। तो मैन की जो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू दिया गया है ना। हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका। मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ही तो बहुत बार एग्जांपल होगा, आपने पढ़ा भी होगा। वीट टिटिकम एस्टिवम। अब इसका जो जीनस है वो उन्होंने बता दिया, होमो इसका, हाउस फ्लाई का मस्का, मैंगो का मैंजीफेरा, वीट का टिटिकम। ये भी इनकी फैमिली आपको ये याद करनी है, थोड़ी हल्की सी अलग है, इतनी भी अलग नहीं है, थोड़ी बहुत आपने पढ़ रखी होंगी, थोड़ी बहुत अभी पढ़ लेते हैं। मैन की फैमिली होमिनिडी है, हाउस फ्लाई की मस्किडी है, इसे मस्का से मिलता जुलता है, तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। मैंगो की एनर्कैडिएसी है, इसका नाम सब इन पूरे में सबसे थोड़ा यूनिक है, तो हो जाएगा याद। वीट की
पोएसी है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई वो है ही नहीं। मैन प्राइमेटा के अंदर आता है, आपने पहले छोटे क्लासों में शायद पढ़ा भी होगा, हम प्राइमेट्स होते हैं। हाउस फ्लाई का डिप्टेरिया आपको याद करना पड़ेगा। मैंगो का सेपेंडेल्स, वीट का पोइल से भी याद करना पड़ेगा। मैन की क्लास मैमेली आपको पता है स्तनधारी जीव होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, हेयर होते हैं। हाउस फ्लाई की इंसेक्ट है, आपको पता ही है, ये क्लास में आता है इंसेक्टारिया मैमेलिया। मैंगो डाइकोट और मोनोकोट तो शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में। जैसे वीट है मोनोकोटिलिडन, मैंगो है डाइकोटिलिडन, दो कोट एक कोट, आप आगे पढ़ोगे। मैन है अपना कोर्डेट, जो फाइलम है, डिवीजन है। हाउस फ्लाई है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा। आर्थ्रोपोड होते हैं 4 पैर होते हैं जिनके। मैंगो एंजियोस्पर्म है। वीट है अपना एंजियोस्पर्म, वीट, ये दोनों आसान है थोड़े, सेम एंजियोस्पर्म। हाउस फ्लाई का याद करना आर्थ्रोपोडा, मैन का याद करना कोर्डेटा। मैन का तो शायद आपको याद ही होगा, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा 4 अपेंडेजेस होता है, जिसका मतलब आगे आप पढ़ोगे उसमें जूलॉजी में। ऑलराइट, तो ये आपका चैप्टर फिनिश। आपको क्या करना है अब, NCERT रीड करनी है। आपको मिलेगा आई हैव कंप्लीटेड फुल NCERT लाइन फॉर बोर्ड्स। आपको NCERT लाइन करनी है, PYQs करने हैं, एंड जो भी मेन इसके थ्योरीज के क्वेश्चन हैं आपको वो करके देखने हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो बता देना, अगर बुरा लगा है तो भी बता देना कमेंट करके, ताकि हम और सुधार पाएँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।